क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर कुछ हो सकती है? हाल ही में आई एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 बिल्कुल यही सवाल खड़ा कर रही है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सोचा समझा राजनीतिक प्रचार? आज हम एक सोर्स के आधार पर इसी सवाल की तह तक जाएं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है बहुत ही सीधे और कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे से। वो दावा ये है कि ये एक फिल्म नहीं है, ये बीजेपी का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है, तो चलिए देखते हैं कि इस सोर्स में इस दावे को सच साबित करने के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक फिल्म और एक विज्ञापन में आखिर फर्क क्या होता है, और इस सोर्स के मुताबिक ये फिल्म उस लाइन के किस तरफ खड़ी है। देखिए, सोर्स का मानना है कि इस फिल्म का असली मकसद लोगों का मनोरंजन करना है ही नहीं, बल्कि इसका असली मकसद है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल एड कैंपेन चलाना। अच्छा, तो इस दावे को सपोर्ट करने के लिए सोर्स 3 बड़े सबूत हमारे सामने रखता है। पहला तो है असम के मुख्यमंत्री का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। दूसरा, बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स का फिल्म के गानों को प्रमोशनल मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरा, जो कि सबसे गंभीर आरोप है, वो ये कि फिल्म उन घटनाओं को ही बदल रही है जिन्हें हम सबने अपनी आंखों से देखा और जिया है। सोर्स इसे एक लीगल चीट कोड का नाम देता है। मतलब फिल्म के शुरू में जो डिस्क्लेमर आता है ना, वास्तविक घटनाओं से प्रेरित, वो असल में एक जानबूझकर अपनाई गई चाल है। इसका मकसद सिर्फ दर्शकों को कंफ्यूज करना है ताकि वो सच और कहानी के बीच का फर्क ही भूल जाएं। तो सवाल ये है कि ये प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है। चलिए अब हम उन तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं जो सोर्स के मुताबिक इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं। पहली तकनीक है इमोशनल प्राइमिंग। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसमें होता यह है कि पहले दर्शकों की भावनाओं को किसी तरह भड़काया जाता है ताकि बाद में जो कहानी उनके सामने रखी जाए उसे वो बिना सवाल किए आसानी से सच मान लें। सोर्स इस तकनीक के लिए एक उदाहरण भी देता है। पाकिस्तान में एक भीड़ किसी की हत्या कर रही है, ऐसा एक सीन दिखाया जाता है। सोर्स का दावा है कि इस सीन का फिल्म के मेन कहानी से कोई लेना देना नहीं है। इसका असली मकसद है दर्शकों के मन में एक खास समुदाय के खिलाफ भावनाएं पैदा करना ताकि वो फिल्म के आगे के मैसेज को भी आसानी से मान ले। फिर सोर्स एक और दिलचस्प तकनीक की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। सोचिए, जब फिल्म का विलेन ही हीरो की तारीफ करने लगे तो दर्शकों पर उसका कितना गहरा असर होता होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी दुश्मन से मिली तारीफ जो हीरो की इमेज को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर सोर्स फिल्म में दिखाए गए दावों की तुलना असल दुनिया की जानकारी से करता है। देखते हैं कि फिल्म की कहानी और असलियत में कितना फर्क है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि अमेरिका और आईएसआई ने एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को पैसे दिए ताकि मोदी चुनाव न जीत पाए। लेकिन सोर्स हमें याद दिलाता है कि असल में तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव के दिन ही मोदी को बधाई देने के लिए फोन किया था। और तो और आईएसआई के एक पूर्व प्रमुख ने तो ये तक कहा था कि वो मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करते हैं। अब आते हैं नोटबंदी की कहानी पर। फिल्म के मुताबिक ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के जाली नोटों को रोका गया। लेकिन सोर्स हमें आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट दिखाता है और उस रिपोर्ट के अनुसार उस साल सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ रुपए के जाली नोट मिले थे। कहाँ 60,000 करोड़ और कहाँ 43 करोड़, फर्क साफ दिखाई देता है। और फिर हमारे सामने आता है ये आंकड़ा 99.3%। ये वो पैसा है जो नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। सोर्स इस आंकड़े का इस्तेमाल करके फिल्म के उस दावे पर सवाल उठाता है कि नोटबंदी से सारा काला धन खत्म हो गया। जाली नोटों के दावों के अलावा सोर्स नोटबंदी के असली नतीजों पर भी रोशनी डालता है, जैसे कि देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3% की गिरावट आई, और तो और कैश और एटीएम की लाइनों में 80 से ज्यादा लोगों की जानें गई। ये एक ऐसी हकीकत है जो फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सोर्स का तर्क है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो उतना ही जरूरी है जितना कि जो नहीं दिखाया गया। मतलब कुछ घटनाओं को जानबूझकर कहानी से बाहर रखा गया। तो सोर्स हमें उन घटनाओं की एक लिस्ट देता है जो फिल्म में नहीं है, जैसे कि दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का अचानक पाकिस्तान जाना और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट पर आतंकी हमला होना, या फिर 2019 में पुलवामा हमले से पहले मिली 11 इंटेलिजेंस चेतावनियां और अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को एक खुफिया ऑपरेशन की तरह दिखाना। सोर्स के मुताबिक इन सबको कहानी से बाहर रखना एक सोची समझी रणनीति थी। और अब हम पहुंचते हैं सोर्स के आखिरी और शायद सबसे गंभीर आरोप पर कि ये फिल्म लोगों की याददाश्त के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। इस आखिरी बात को समझने के लिए सोर्स गैसलाइटिंग शब्द का इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का दिमागी हेरफेर है जिसमें किसी इंसान को उसकी अपनी यादों, अपनी समझ और अपने विवेक पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।
तो सोर्स का फाइनल तर्क ये है कि ये फिल्म बड़े पैमाने पर की जा रही गैस लाइटिंग है। ये लोगों को ये यकीन दिलाने की एक कोशिश है कि उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा और खुद अनुभव किया, जैसे कि नोटबंदी की वो लंबी लंबी लाइनें, वो सच नहीं था। असली सच तो वो है जो ये फिल्म दिखा रही है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी चेतावनी देता है, एक सवाल के रूप में। सवाल ये है कि क्या कोई फिल्म उन घटनाओं की यादों को बदल सकती है जिन्हें हमने खुद जिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो मनोरंजन, हमारी याददाश्त और प्रोपेगेंडा की ताकत के बारे में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।